खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बात करते हैं इमोशनल ट्रायंगल की। दरअसल 3 सीटों पर चुनाव और संवेदनाओं के बयार, जमकर प्रचार और सभी को भावनाओं के बूते जीत की दरकार है। तीनों सीटों पर दिवंगत के परिवार से टिकट दिया गया, जिसकी वजह से कहीं परिवार और कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी तो कहीं पार्टी में ही गुटबाजी हो गई। खुलकर कोई भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन सवाल यह है कि भावनाओं के जरिए भविष्य की राजनीति की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और क्या सियासत में भी कोटा सिस्टम है कि मृत्यु के बाद भी सीट पर परिवार का हिस्सा रहेगा? तो क्या उस सीट पर पार्टी नहीं परिवार जीतता है? और क्या विकास के मुद्दे नहीं बल्कि संवेदनाएं जीतते हैं? इस दौरान सवाल यह भी है कि अगर कोई बागी ना माने तो क्या उसकी व्यापार को बंद करने की कोशिश की जाएगी, परिवार को धमकी दी जाएगी? बात सियासी चक्रव्यूह में फंसे इमोशनल ट्रायंगल। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता है कि सब कुछ गायब हो जाता है, उस इलाके को पार नहीं कर पाता, और वो जगह कहलाती है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन बात सियासत के उस इमोशनल ट्रायंगल की जिसमें मुद्दे, पार्टी, विकास और आरोप लग रहा है कि खो गए और सिर्फ इमोशन ही आगे बढ़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी मौजूद हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामलाल शर्मा जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा और सहारा का जिक्र करना चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही विधायक, आपके ही बागी नेता इमोशनल कार्ड को खेल रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ? देखिए विजेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं के आधार के ऊपर टिकट का वितरण करने का काम किया है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और उम्मीद ये रहती है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की उनकी इच्छा शक्ति रहती है, उस आधार के ऊपर वो कई बार भावनाओं के अंदर बहकर नॉमिनेशन कर देते हैं। लेकिन समय रहते हुए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता चुनाव मैदान में नहीं रहेगा, और जो अधिकृत प्रत्याशी की जो घोषणा हमने की है, उस अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष के अंदर ही सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। लेकिन रामलाल जी, इसका कर्नाटक तक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लादूलाल पितलिया ने आरोप लगाए कि कर्नाटक के अंदर पुलिस उनके व्यापार को बंद करा रही है, उनके परिवार को धमका रही है, तो वाया कर्नाटक सहारा को मैनेज किया जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। पुलिस अगर को किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आरोप प्रत्यारोप के दौर हमेशा लगते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य दलों से या विचारधारा से सहमत रखने वाला कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके के हथकंडे अपनाने का काम नहीं करती है। और लोकतंत्र के अंदर लोग बागी नेता हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है अभी सदस्यता थोड़ी ना ली होगी, वो बीजेपी के ही नेता हैं और कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है और वहीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, लोकतंत्र के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। यदि किसी के अनुकूल निर्णय नहीं हो या किसी के अनुकूल बात नहीं हो, सवाल आपसे कर रहा हूं, कांग्रेस आरोप लगाए तो समझ में आए, आप ही के पार्टी के नेता, आपकी ही राज्य में सरकार, उसी की पुलिस पर आरोप, और कहा जा रहा है परिवारों को धमकाया जा रहा है, प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है। ये कांग्रेस काम नहीं कर रही है, ये आपके ही नेता हैं जो मुझे अभी तक लगता है कि निष्कासित नहीं हुए हैं। मैं वही कह रहा हूं विजेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं कि किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो सकता है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके के आरोप लगाए, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं है। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से इस प्रकार के कृत्यों के अंदर किसी की संदिग्ध भूमिका नहीं होती है। अब हो सकता है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए या सहानुभूति बटोरने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का आरोप लगाता है तो वो निराधार है। कोई व्यक्ति नहीं, वो आपकी पार्टी का नेता है, कोई व्यक्ति थोड़ी ना है वो। प्रशांत बैरवा जी, क्या इस तरीके से समझा जाए कि अगर इमोशन आगे होगा तो वोट की गारंटी थोड़ी ज्यादा होगी? देखिए, हिंदुस्तान इमोशनल देश है, यहाँ पे इमोशन की वैल्यू रहती है और बिकते भी हैं। और बीजेपी वाले हमेशा वंशवाद पे, कांग्रेस पे आरोप लगाते थे। अब राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, अब इनसे पूछिए
किरण महेश्वरी जी के डॉटर को क्यों दिया फिर आपने? वंशवाद की बात कहाँ चली गई? और ये देखिएगा, आप देखिएगा वसुंधरा जी भी पता नहीं आते कि नहीं आती, सपोर्ट करती हैं कि ये नहीं करती। ये जब भी चुनाव होता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, प्रशांत जी आप तो अपनी पार्टी की चिंता करो ना, मैं तो मेरी आप कर रहा हमारी हूँ। पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? कई बार हो जाती है ना, आप भी तो मेरे दोस्त ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छा शुभचिंतक होना चाहिए साथ अपनी में। पार्टी की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट बताएंगे आपको, चिंता का जो रिजल्ट है वो पता लग जाएगा थोड़े टाइम में, आप भी देखिएगा। अब वहां पे ये तो गोत्र की राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए ना, कहाँ ये कोई मुद्दे रहे चुनावी, कोई मुद्दा नहीं है, गोत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं ये लोग। और आप देखेंगे इलेक्शन में ये होगा, ये नहीं देखेंगे कितनी महंगाई हो गई है, कितने डीजल के दाम बढ़ गए, कितने पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कोविड में क्या हाल रहा है बिजनेसमैन का, नॉर्मल नाय का, किसानों का, उसमें कोई लेने कोई मुद्दे नहीं है इनके पास तो गोत्र की राजनीति करने का मौका है, वो कर रहे हैं। प्रकाश भंडारी जी, राजस्थान में वैसे तो इलेक्शन होते ही रहते हैं, लेकिन सवाल यह कि जब 3 सीटों पर इलेक्शन हो रहा हो और तीनों ही सीटों पर इमोशनल कार्ड को दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्राथमिकता दी हो, इसको आप राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? क्या पार्टियों को लगता है कि अगर संवेदनाओं को समेट लिया जाएगा तो वोटों को काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है? देखिए, दोनों, जैसा आपने भी कहा और हम सब जानते हैं कि ये तीनों जो उपचुनाव हैं ये भावनात्मक स्तर पर खेले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, और दोनों ही पार्टियों ने इसी का सहारा लिया है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि सब उनका कैंडिडेट जीते। लेकिन मुझे सतीश पुनिया जी की आज से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले जब ये सीटें खाली हुई थी, जो वर्तमान विधायक उनके निधन के कारण, तो उन्होंने एक बात कही थी, ये जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव जो होंगे, ये मिनी रेफरेंडम होंगे जी, मिनी रेफरेंडम होंगे, और ये अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकलाप के मोहर के तौर पे होंगे उस पे। वो जो मतदाता है जी, और पूरा राजस्थान की नज़र उस पर होगी, और ये कार्यकलाप जो है किस तरह की उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या उपलब्धि रही है, इस पर जनता अपना मत देगी। ठीक है। अगर आप उससे मान के चलें तो उसको, अगर आप मिनी रेफरेंडम की संज्ञा दे रहे थे जब उस वक्त, तो कैंडिडेट भी उतना ही मजबूत उतारना चाहिए था। तो मिनी रेफरेंडम की तो एक तरह बात करी, और पूनिया जी ने जब प्रत्याशी की बात चली तो इमोशनल कार्ड खेल लिया। तो ये सब समझते हैं, जो मतदाता, वो सब समझता, मतदाता उपयुक्त व्यक्ति को चुनकर भेजना चाहता है जी, लेकिन आप दोनों ही पार्टियों ने उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखी जी। नहीं, यहाँ एक और मैसेज नहीं जाता है कि जब चुनाव कोई जीतता है तो पार्टी नहीं जीतती, परिवार जीतता है? देखिए, मैं अगर सीट खाली हो गई तो परिवार में से किसी और को दे दी गई। मैं उसका आपको एक बताता हूँ छोटा सा, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ। मेरे जब फादर थे तो पूरा परिवार लगता था चुनाव में जिताने के लिए, जो मैनेजमेंट करने के लिए मैं लगता था, मेरी मदर लगती थी। तो हम लोग ने पहले ही जनता को देखा हुआ, उनसे इंटरेक्ट किया हुआ, तो आई थिंक ये एक अपराजय होती है, और आप खुद मॉडल होते हो, तो किसी को वहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कौन है, ये फलाना है। आपने वहाँ काम किया होता है। तो जैसे हमारी गायत्री जी थी, वो पहले प्रधान रही हुई हैं, एमएलए साहब बहुत मेरे फादर के टाइम से बने हुए हैं, तो लोगों को कोई बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा असेट भी है और ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये होता है कि भाई यही लोग हैं क्या, मगर जो अच्छा होता है, जो अच्छे काम करता है, आई थिंक उसको जनता चाहती है। तो इसलिए हमने दोनों चीजें जिताने में दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको आजमाई नहीं गया हो उनको भी मैदान में उतार दिया जाए सिर्फ इसलिए कि परिवार से है। तो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, हेल्पफुल रहता है पॉलिटिक्स में। आप क्या चाहते हो? आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं कि किस तरह से हम सीट आए। हम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे। अगर परिवार वाला अगर काम करता है, आई थिंक पार्टी के लिए काम किया है उसने, तो उसको इजी रहता है जिताने के लिए। और हम पॉलिटिकल पार्टी है और थोड़ी बहुत तो पॉलिटिक्स कर सकते हैं हम। नहीं, इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। अगर मानो कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, परिवार से आता है, तो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, अगर अच्छा पॉलिटिशियन अगर वो है। अब बोरा सिर्फ संवेदनाओं के लिए उतार दिया जाए। नहीं, बोरा जी तो नहीं थे ना, जो राजसमंद से जो लड़ा है, वो बोरा जी तो आई थिंक वो तो नहीं है परिवार से किसी से। उन्होंने समझा, पार्टी ने उपयुक्त समझा उनको कि उनसे बेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए पार्टी ने दिया। नहीं, वहां से दीप्ति महेश्वरी आप नहीं लड़ा सकते थे ना, होता तो आप भी लड़ा देते। कांग्रेस 2 सीटों पे तो लड़ाया है। कांग्रेस के पक्ष में एक बात जरूर कहेंगे कि उन्होंने राजसमंद में जो कैंडिडेट उतारा, वो मेरिट पर उतारा। उनके बारे में पूरी छानबीन की गई थी, और छानबीन के बाद ही मालूम पड़ा कि वो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। वहाँ पर कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड वहाँ तो नहीं खेला,
लेकिन वहां सर खेल नहीं सकते थे ना, वहां कैसे खेलते? आप बताइए मुझे, इमोशनल कार्ड कैसे खेलते राजसमंद में कांग्रेस? देखिए, हम लोग गांधीगिरी से चलते हैं। माननीय प्रकाश जी कैसे खेलते बताइए आप मुझे। देखिए ऐसा था, वहां तो बीजेपी को खेलना था, बीजेपी ने खेला। बीजेपी ने खेला, उसे इमोशन के बूते पर ही जीतने की उसे संभावना दिखी जी। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ मतदान से आदमी चुना जाता है, वहाँ पर जीतना सबसे बड़ा धर्म होता है कि हम कैसे विजयी हूँ जी। तो सारी बातें जो है अपने तर्क की और ये जितने आप बड़ी बड़ी बातें करती भाजपा, वो सबको ताक पे रख करके इमोशनल कार्ड खेला। हो सकता है उन्हें सफलता भी मिल जाए, लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो उसे किस तरह देखता है जी, ये तो चुनाव के दिन ही मालूम पड़ेगा। तो तीनों ही सीटों पर पता चलेगा। रामलाल शर्मा जी मेरे साथ। रामलाल शर्मा जी, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी के अंदर कुछ अंदर खाने चल रहा है? पोस्टर को लेकर जो हुआ, चलिए ठीक है, अच्छी चीज है कि आज पोस्टर जारी हुए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाई दी। लेकिन मैं सुजानगढ़ को देख रहा था, वहां राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे थे कि मुझे बाकी राज्यों में प्रचार के लिए जाना है, इसलिए सांसद साहब जिम्मेदारी संभालेंगे। सहाड़ा को मैं देखूं तो वहां दिखाई देते हैं मुझे पीतलिया जी, और जो पुराने विधानसभा चुनाव में आपने प्रत्याशी उतारे उनके भैया जी जो बगावत कर रहे हैं। जब मैं राजसमंद को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 30 सालों के लिए सीट किसी एक परिवार के लिए रिजर्व हो जाए। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। इसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है? मना थोड़ी ना कर पाएंगे आप, और मना भी करेंगे तो अंदर खाने तो सब जानते हैं चल क्या रहा है। देखिए विजेंद्र जी, ये चुनाव जी। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षा सभी कार्यकर्ताओं की होती है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल सकता। इसलिए अपने महत्वाकांक्षाओं के ऊपर, लेकिन ये आप मान के चलो विजेंद्र जी कि आज आने वाले समय के अंदर ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के विरोध के अंदर हम इस चुनाव को चुनाव के मैदान के अंदर लेकर जाएंगे। नेताओं की बात हो रही है। कह रहे थे कि आप सिर्फ गोत्र की राजनीति कर रहे हो। अरे प्रशांत जी, हम गोत्र की राजनीति नहीं कर रहे। हम जनता को बताएंगे आपको कि किस तरीके से कर्ज माफी की घोषणा आपने की थी, वो धरातल के ऊपर नहीं है। हम जनता को बताएंगे कि हमारे समय के अंदर 10 मुख्यमंत्री कितने वहां पे विजिट करेंगे, वो बताइए आप तो मेरे को। योजनाओं को किस तरीके से आपने बंद किया है। हम जनता को बताएंगे वो कितने आएंगे आपके पास। बजट पेश किए, तीनों बजटों के अंदर एक भी योजना धरातल के ऊपर आज नहीं है। आप काहे की बात कर रहे हो? आज मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैं तो मेरी बात ही नहीं कर रहा। वो तो जनता बात करेगी जो हमने काम किया नहीं किया, वो आप नहीं असेस कर सकते। जो राजस्थान सरकार ने काम किए हैं वो आप असेस नहीं कर सकते, जनता असेस करेगी। आप अपने मुख्यमंत्री जो 10 घूम रहे हैं उनकी बात कीजिए, आप हमारे काम की असेस मत कीजिए। पिछले 2.5 साल के अंदर जनता को ठगने के अलावा, प्रदेश के अंदर लूट मचाने के अलावा, आप अपने नेताओं को पहले 1 लाख कतार में खड़ा तो करिए। राजस्थान की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री के जो सो कॉल्ड नेता है उनको 1 लाइन में कतार में खड़ा कीजिए। पहले वो बताइए, आप तो संतुष्ट कर हमारे को हार मिलेगी, जीत करेगी वो जनता करेगी। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए और आप देखिए कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं उनको आपकी सरकार को कट कर। रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, ये बात तो मान लीजिए, रामलाल शर्मा जी, ये बात तो मान लीजिए, कम से कम जिसको हम राजस्थान में जाजम कहते हैं, उस पर कांग्रेस तो एक दिखाई दे रही है, बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है, ये भी मान लीजिए। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकमुखी है, और आने वाले समय के अंदर तीनों उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और रही बात कांग्रेस की, सदन के अंदर भी विजेंद्र जी आपने देखा होगा किस तरीके से इन्हीं के विधायक कर रहे हैं। नाराजगी हमारे से है तो हमसे निकालिए। हमारी जनता ने सरकार का क्या बुरा किया है? हमें तो विकास कराइए, हमें तो सड़क दीजिए, हमारे क्षेत्र में तो कॉलेज दो, हमें तो पीने के पानी की व्यवस्था करो। इन्हीं के विधायक इन्हीं के विधायक हेमराज के बोले, इन्हीं के विधायक मलिका ने कहा है ज्ञानचंद पारक जी के एरिया में देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है लूट मचा रही है। ये मैंने तो नहीं कहा। देखिए माफिया की बात मत कीजिए, लेकिन जो आपके नेता कह रहे हैं उनको भी जरा सुनिए ना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। यकीनन इमोशनल ट्रायंगल 3 सीटों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशन के सहारे जीत तक कौन पहुंचेगा ये तो 17 अप्रैल को आपको तय करना है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल ट्रायंगल की जो तीनों सीटों पर बना हुआ है, और दोनों ही पार्टियां ये चाह रही है कि इमोशन के सहारे
जीता जाए, सीट को जीता जाए, कम से कम 2018 में जो सीट अपने पास थी उसको तो जीत ही लिया जाए। इस पर बात करने के लिए प्रशांत बैरवा जी हमारे साथ हैं, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश भंडारी जी, सर तीनों सीटों को जब देखें तो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आपको मजबूत दिखाई दे रही है, बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, और जो बाकी की पार्टियां हैं, जो बाकी निर्दलीय हैं, वो मुसीबत आपको आपकी नजर में किसके लिए ज्यादा है, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति में जब चुनाव होते हैं समय काल देखा जाता है जी। 2018 की जो स्थितियाँ थी, हो सकता है आज नहीं हो, लेकिन सवाल ये आता है कि इन लगभग अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है सरकार, और ऐसी स्थिति में ये मतदाता का हक होता है, ये उसके विवेक पर भी जाता है कि वो इस चुनाव के जरिए क्या आकलन करना चाह रहा है। जी। वो मिनी रेफरेंडम की बात करना चाह रहा है या चुनाव के अपने प्रतिनिधि की बात करना चाह रहा है, ये सब उसके मन में है। क्या है ये जानना बहुत मुश्किल काम है। जी। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों ने जब इमोशनल कार्ड चलाए तो वो मतदाता जो है वो थोड़ा सा हतप्रभ है। वो इसलिए ये कहे कि भाई ये हमारे वाकई जिस कैंडिडेट के जिस तरह का प्रत्याशी हमने चुन कर भेजा था, वो उस तरह का प्रत्याशी है या नहीं है। सिर्फ हमें पार्टियां भावना में बह गई हैं, हमें भावना में बहना है कि नहीं, लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने कैंडिडेट जो है वो अपने हिसाब से इमोशनल कार्ड जैसे आपने बताया हिल रही। तो अब ऐसे समय में तो जो मतदाता उसकी सोच जो है थोड़ी सी बदल रही है। वो ये देखता है कि भाई सरकार के कार्यकलाप पर वोट दूं या कैंडिडेट के नाम पर वोट दूं। ये जिस दिन मतदान होगा उस दिन स्पष्ट होगी स्थिति। लेकिन मेरा ये मानना है कि तीनों चुनाव के अंदर, तीनों जहाँ विधानसभा क्षेत्र है जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ मतदाता के हाथ में बहुत कुछ देने को है नहीं। जी, ठीक है। रामलाल शर्मा जी, आपको लग रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनों से ही लड़ रहे हैं? एक पार्टी जो कल तक आपके साथ हुआ करती थी, अब उसने भी मैदान में ताल ठोक दी है। आपके नेता जो कल तक आपके साथ हुआ करते थे, अब उन्होंने ही मैदान में ताल ठोक दी है। अब वो मुझे लगता नहीं है वो कांग्रेस के खिलाफ तो लड़ रहे होंगे, लेकिन वोट तो आपके ही लेके जाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लोकतांत्रिक अधिकार होने के नाते किसी भी व्यक्ति को या किसी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए अब आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता, जो चुनाव जिन मुद्दों के आधार पर या चुनाव की जो स्थिति बनेगी, वो एक तो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय समीकरण है, और उन समीकरणों के अंदर हम बात से कितनी करें, लेकिन जातिगत समीकरण वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण बात है कि इन चुनावों के अंदर मुद्दा एक ही रहेगा कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षा का वादा करने वाली सरकार, आज राजस्थान पूरे भारतवर्ष के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर आ चुका है। किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति को संरक्षण प्रदान करने का दावा करने वाली सरकार, आज अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ कितने अत्याचार के मामले दर्ज हो रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर किस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम सरकार ने किया है। आज किसानों की लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है, वो भी एक मुद्दा रहेगा। किस तरीके से गौरवपथ योजना जो हमारे सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इन्होंने विकास पथ की घोषणा की थी, आज दिन तक एक विधानसभा में एक भी विकास पथ बनाने का काम सरकार ने नहीं किया। किस तरीके से हमारी सरकार 833 रुपए की सब्सिडी देकर गई थी, इस सरकार ने आने के बाद वो सब्सिडी भी बंद की। 2 साल तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद किया गया। 2 साल तक राजस्थान के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया। ये भी बताएंगे कि हमने सिलेंडर के भाव क्या कर दिए हैं, काम करेंगे। ये भी बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो चले हैं, ये भी बताएंगे कि बेरोजगारी किस हद तक चली गई है, ये भी बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि अगर लालूलाल पीतलिया अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो कर्नाटक में और ज्यादा कार्रवाई हो सकती है, और अगर वापस ले लिया तो केस को छोड़ दिया जाएगा। रामलाल जी से मेरा एक प्रश्न जरूर रहेगा, वो ये है कि जितनी बचत योजनाएं हैं बैंकों के अंदर, ये कर आपने एक दिन पहले आपने उसकी इंटरेस्ट रेट जो है आपने ब्याज दर घटाई थी। आप हर सरकार के अंदर जो दाम बढ़े थे, धीरे-धीरे वो दाम घटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ब्याज दर गिरा दिया और एक दिन बाद ही आपने बोल दिया रोल बैक। नहीं, बस रात ही बीच में, और ये इसमें ये हुआ तो ओवरसाइट से हुआ जी। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा
ये कहा कि भाई ओवरसाइट दिस वाज इश्यूड। आप ये बताइए कि करोड़ों जो आदमी है अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ता है, हमने भी जोड़ा है और जो होंगे सब लोग सब जोड़ेंगे, परिवार के चलाने के लिए भी होता है। आप बचत की बात करते हैं, एक दिन पहले आपने इंटरेस्ट रेट घटा दी थी, और ये कैसे हुआ आपकी सरकार का कि विवेकशीलता पर मुझे तरस आता है कि एक दिन पहले चुनाव हो रहे हैं 4-4, 5-5 राज्यों में, उपचुनाव हो रहे हैं और आपने इंटरेस्ट रेट घटा दी। किस में घटाई? जो आपकी स्कीमें हैं, पीपीए में घटा दिया आपने, सेविंग में, पोस्ट ऑफिस वाली घटा दी, और उसके बाद एक दिन बाद आपको होश आ गया कि आप उसको नहीं, वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगी, आप बाद में करेंगे। लेकिन आप ये देखिए ऐसी छोटी छोटी बचत कहाँ 13-14% एफडी पे मिला करती थी, आदमी लोगों का बुढ़ापा। मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी माफी मांग चुकी हैं इस पर, तो रामलाल जी तो क्या करेंगे? घोषणा की और एंड चुनाव के वक्त उससे वापस ले। ठीक है, लेकिन निर्मला सीतारमण ही माफी मांग चुकी है, तो रामलाल शर्मा जी तो क्या करेंगे इसमें? प्रशांत बैनर्जी पार्टी तो नहीं है ना, मैं कहना चाह रहा पार्टी इनकी है सर, इन्हें भी माफी मांगना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कह रहे थे कि दर्ज इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज कर सके आम आदमी। इनके टाइम में भयभीत रहता था, थानों में एंट्री नहीं हो पाती थी, हमने वो चीज़ दूर करने की कोशिश की है। मेरे यहाँ निवाई का मैं आपको केस बताता हूँ, सरेआम गोली मार के एक व्यापारी की हत्या कर दी। मेरे यहाँ पुलिस ने 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर, और सुनिए बहुत कम होते थे, और अभी एक मिनट रामलाल जी बोलने दो, अभी ये कह रहे जितनी भी सेंट्रल की योजनाएं थी जहाँ पे सेंट्रल का बहुत बड़ा शेयर होता था, जहाँ जेजेएम है वहाँ पर 90% सेंट्रल का शेयर होता था, उसको मिला के इन्होंने 50% कर दिया है। जितनी भी योजनाएं हैं उनको 50% कर दिया है। राजस्थान के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए भेदभाव किया जा रहा है, पैसे ये दे नहीं रहे, सब में अपना बढ़ा दिया और कहते हैं हमारे तमका ले लेते हैं कि हमें बीजेपी कर रही है। जी आप मुझे बताइए, सपोर्ट ही नहीं करी इन्होंने। चलो ये अच्छी चीज है, कम से कम इस डिबेट के अंदर मुद्दों पर आप बात करते हुए नजर आए, मुद्दे गिनाते भी नजर आए, इमोशनली बात नहीं की गई। शुक्रिया आप सभी का। रामलाल जी आपका भी शुक्रिया, प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया, और प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करेंगे जमीन पर जब सभाएं होंगी, प्रत्याशी के लिए प्रचार होगा, तब भी मुद्दों पर ही बात हो, इमोशनली बात हो। नमस्कार, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलना